Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this session we will discuss about previous year questions. ठीक है, कुछ previous year questions हमने last क्लास में कर लिए थे. उसके बाद के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के साथ मुझे डिस्कस करने थे. ये सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आ चुके हैं, तो इन क्वेश्चंस को गाइस आपको ध्यान से पढ़ना है. अब आप सभी को मालूम है कि रिजल्ट आ चुका है, सबका अपना अपना रिजल्ट आप लोगों को पता है. जिसका क्वालिफाई हुआ है, नहीं हुआ है, जो अब जून के लिए अटेम्प्ट देने वाला है, आप सभी को सबको अच्छे से पता है. तो जो जून के स्टूडेंट्स हैं, जो जून का अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो उनको अब बिल्कुल भी अपना घबराना नहीं है, बिल्कुल भी रिजल्ट देख के कि हमारा नहीं हुआ है या हमारा JRF नहीं हुआ है, नेट हो गया है. तो अब आप जब जून का अटेम्प्ट देंगे, आपको जून की डेट्स मालूम है, जून का ऑलरेडी यहाँ पर डेट मेंशन हो चुकी है. अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, डीप से पढ़ना स्टार्ट कीजिए. कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहिए अब आपके पास कि हमारा ये यूनिट छूट गया है, ये यूनिट छूट गया है. होम साइंस की मेरी सारी वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे पब्लिश है. ठीक है, हमारे चैनल पे आप मेरी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, उसमें सारी यूनिट्स कवर अप है. आप उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो. मैराथन्स है, PYQs है, मैं और PYQs आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ताकि आपको प्रिपरेशन में बहुत आसानी से हेल्प मिल जाए. कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए. कोई भी आपको किसी भी तरीके का डाउट आता है कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आप मुझसे यहाँ पर क्लियर आउट कर सकते हो. तो यहाँ पर अब हम अपने PYQ से स्टार्ट करते हैं. अब स्ट्रैटेजीज की आप मेरी वीडियो देख सकते हो, ऑलरेडी स्ट्रैटेजीज की वीडियो भी अपलोड है कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है UGC नेट के लिए. ठीक है, तो जून वाला अब जो अटेम्प्ट होगा उसके लिए अभी से आप अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए. और जो जून का अटेम्प्ट है, ठीक है, इसमें हम आप लोग क्या करेंगे, जो भी मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है सारा अपना एक एक यूनिट उठाओ, उस यूनिट को कवर अप करो मेरी प्लेलिस्ट से. कोई डाउट आता है तो आप नीचे उधर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए. मुझसे लाइव क्लास में आप पूछ सकते हो. रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वहां पर डाल सकते हैं. साथ साथ यहाँ पर जैसे आपकी एक यूनिट खत्म होती है, यूनिट खत्म होने के बाद आपको PYQ सॉल्व करने हैं, जो कि मैं PYQs आपको करा रही हूँ. क्योंकि जितना ज्यादा आप PYQs को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल होगा. ठीक है, मोर प्रैक्टिस PYQs. इसलिए हमेशा क्या होता है, जितने ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं PYQs का, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा. आपको मालूम हो, पता चलेगा कि आपको एग्जाम किस तरीके से अटेम्प्ट करना है. ठीक है, अब आप सभी के पास पेपर है, ठीक है, क्वेश्चंस है, तो अब ध्यान से अब मेरे साथ जो भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ रहा है यूट्यूब में, रिकॉर्डेड वीडियोस में, लाइव सेशन में, मेरे साथ यहाँ पर सारे PYQs सॉल्व करते रहिए. तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फोक फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे स्टेट्स मेंशन है. तो आपको फोक फॉर्म के साथ स्टेट को मैच करना है. सबसे पहले जतरा, बुराखाता, रामलीला एंड विदिशिया, ये सारे फोक फॉर्म है. तो इनको बताना है कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट में ये सारे होते हैं. ठीक है, तो योर ऑप्शंस कोड्स आपको सब कुछ दिया हुआ है, तो आपको ये कोड मैच करना है, जतरा, बुराखाता, रामलीला एंड विदिशिया. ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो फोक फॉर्म है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा गाइस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर D. ठीक है, कैसे, जो जतरा है ये किसका है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल का फोक है. ठीक है, बुराखाता जो है दैट इज फॉर द कर्नाटका, रामलीला उत्तर प्रदेश से मैच होता है एंड विदिशिया इज मैच फॉर बिहार. ठीक है, विदिशिया कौन सा होता है, जो भोजपुरी होता है. ठीक है, जो भोजपुरी फोक फॉर्म होता है उसको हम विदिशिया बोलते हैं. तो ये किस स्टेट के हैं, ठीक है, सिर्फ फोक फॉर्म का था कि जो सारे फोक फॉर्म है किस स्टेट से रिलेट करते हैं. तो ज्यादा इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द स्टेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो यहाँ पर गाइस, इन मास कम्युनिकेशन PSA स्टैंड फॉर. अगर हम मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं, सबसे पहले तो मास कम्युनिकेशन है क्या. जब भी हम कम्युनिकेशन की यहाँ पर बात करते हैं, कम्युनिकेशन को जब हम पब्लिक लेवल पे बात करते हैं, नॉट एट अ मास लेवल, जब हम इसको पब्लिक लेवल पे बात करते हैं तो ये क्या है, मास कम्युनिकेशन. इसमें क्या होता है, सेंडर जो है मैसेज भेजता है किसको, ऑडियंस को. ठीक है, यहाँ पर जो रिसीवर है वो कौन होगा, ऑडियंस होगी. लेकिन यहाँ पर ऑडियंस कैसी होगी, एक क्वेश्चन आता है, ऑडियंस यहाँ पे होगी या तो होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस. अब यहाँ पर देखो दो तरीके की ऑडियंस हो सकती है, एक तो हो सकती है होमोजीनियस, ठीक है, दूसरी जो ऑडियंस होती है दैट इज हेट्रोजीनियस.
लेकिन यहाँ पर जब हम ऑडियंस लेवल पे बात कर रहे हैं, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मास कम्युनिकेशन, जब हम मास कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो ऑडियंस तो यहाँ पे होमोजेनस नहीं हो सकती है ना। ऑडियंस जो है वो सेम ग्रुप की तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमें तो मालूम ही नहीं है कि ऑडियंस में कौन कौन है, राइट। तो यहाँ पर सेम ग्रुप की तो हो ही नहीं सकती, राइट। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट ग्रुप। तो किसके लिए होगा यहाँ पर, जो मास कम्युनिकेशन होता है वो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, हमें ग्रुप के बारे में वहां पर ज्यादा आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट ग्रुप होंगे वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑडियंस में क्या करना है, ऑडियंस है हेट्रोजीनियस डिफरेंट ग्रुप। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या है, जहां पर ऑडियंस क्या होती है, हेट्रोजीनियस होती है, डिफरेंट ग्रुप की होती है, होमोजीनियस नहीं होती है। तो यहाँ पर गाइस जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, जो पीएसए की फुल फॉर्म है दैट इज पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, ठीक है, कि आप एक पब्लिक स्पीच कैसे दे रहे हैं। यहां पर पब्लिक स्पीच आप कैसे दे रहे हैं, ये पीएसए की फुल फॉर्म है दैट इज पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। तो यहां पर ऑडियंस कैसा होगा, ऑडियंस होगा यहां पर हेट्रोजीनियस फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। होमो मतलब सेम ग्रुप एंड हेट्रो मतलब डिफरेंट ग्रुप। तो ऑडियंस कैसा होगा यहाँ पर गाइस, डिफरेंट ग्रुप से होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज ऑलवेज, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, क्या वो सिस्टमिक होता है, इंटेंशनल होता है, इंटरैक्शनल होता है या फिर फंक्शनल होता है। तो यहाँ पर कोड्स भी दिए हुए हैं, यहाँ पे पूछा है कम्युनिकेशन प्रोसेस कौन सा होता है, क्या वो सिस्टमैटिक होता है, इंटेंशनल है, इंटरैक्शनल है या फंक्शनल है। तो यहाँ पर गाइज आपको कोड्स भी दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ या फिर फर्स्ट एंड फोर्थ। अब देखो यहां पर अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं, हमेशा यहाँ पे सिस्टमैटिक होता है, एक कम्युनिकेशन एक सिस्टम में चलता है ना। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बात है और रिसीवर बहुत दूर खड़ा है, या फिर मैंने कम्युनिकेशन बहुत सिस्टम से नहीं किया है। अब अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पर हमेशा कम्युनिकेशन कैसा होता है, एक सिस्टमैटिक होता है ना, एक सिस्टमैटिक होता है, अनसिस्टमैटिक कुछ भी नहीं होता है, और ऑर्गेनाइज होता है और कैसा होता है, सिस्टमैटिक होता है। चाहे वो फॉर्मल मेनली यहाँ पर कौन सा होता है, फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है वो सिस्टमैटिक होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो सिस्टमैटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें पूछा है कि कम्युनिकेशन हमेशा कैसा होता है। भाई आप एक लाइन में बोल रहे हो तो आप चाहोगे ना कि रिसीवर आपको आंसर करे, तो एक सिस्टम है, ठीक है। हमेशा कम्युनिकेशन कैसा है, एक सिस्टमैटिक होता है, इंटेंशनल, क्या जान करके कम्युनिकेशन करता है क्या कोई, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आता है इंटरैक्शनल। सॉरी स्टूडेंट्स फॉर द टेक्निकल ग्लिच। यहाँ पर कम्युनिकेशन कौन सा होता है, हमेशा सिस्टमैटिक होता है, इंटेंशनल नहीं होता है, ठीक है। इंटरैक्शनल भी नहीं होता है, क्योंकि इंटरैक्शनल कैसे होगा, आप कम्युनिकेशन लीनियर भी हो सकता है, ठीक है, ट्रांसपर्सनल भी हो सकता है, ट्रांजैक्शनल भी हो सकता है। तो हाउ विल यू जस्टिफाई कि कम्युनिकेशन हमेशा इंटरैक्शनल होता है। अगर हम खुद से बातचीत करते हैं तो वो इंट्रापर्सनल भी हो सकता है ना। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। तो यहाँ पर फंक्शनल कम्युनिकेशन हमेशा कैसा होता है, फंक्शनल होता है और सिस्टमैटिक होता है। हमेशा कम्युनिकेशन कैसा होता है, सिस्टमैटिक होता है एंड फंक्शनल होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम गाइस कम्युनिकेशन का बात करते हैं तो यहाँ पे इंटेंशनल तो कोई नहीं करता है ना। दूसरा इंटरैक्शनल जरूरी नहीं है कि हमेशा वो इंटरैक्शनल हो, काफी बार ट्रांसपर्सनल भी होता है, इंट्रापर्सनल भी हो सकता है, ट्रांजैक्शनल भी हो सकता है, तभी तो हम मॉडल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा
जो गलतियां हैं स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन में करते हैं, बिकॉज असर्शन रीजन ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोगों दो ऑप्शन में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। स्टूडेंट्स दो ऑप्शन में कौन सा कंफ्यूज होते हैं? सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन आता है, assertion reason is correct and reason is the correct explanation, right? Second option is both assertion reason are correct and R is not the correct explanation of assertion. तो आपको ये जितने भी assertion reason वाले क्वेश्चन होते हैं गाइस, वो कैसे सॉल्व करने हैं? देखिए, जब भी आपके पास ऐसा आता है कि both assertion and reason are correct but R is not the correct explanation, तो आप उस सबसे पहले एक थोड़ी शॉर्ट ट्रिक होती है, आप रीजन को ये देखो कि रीजन जो है वो असर्शन के साथ जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर तो जस्टिफाई कर रहा है तो यहां पर आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे और रीजन भी असर्शन का सही रीजन होगा, है ना। जो आर है वो भी क्या होगा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ऑफ ए, मीन सही जस्टिफाई कर रहा है। अगर जस्टिफाई नहीं करा, जस्टिफिकेशन को हम कैसे चेक करते हैं? भाई एक स्टेटमेंट आपकी दी हुई है, जैसे एक मास मीडिया का क्वेश्चन है, मैंने आंसर की डिस्कशन में किया है, तो आप उस सेशन में जाके देख सकते हो। आंसर की डिस्कशन में क्वेश्चन आया था होम साइंस में मास कम्युनिकेशन पे, उसमें एक में इफेक्टिवनेस की बात की गई थी और एक में मास मीडिया के एप्लीकेशन की बात की गई थी। तो स्टूडेंट्स को क्या लगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है, वो दोनों स्टेटमेंट सही थी, ठीक है, उस दोनों स्टेटमेंट में सही बात की गई थी, लेकिन रीजन जस्टिफाई नहीं था। रीजन कैसे जस्टिफाई नहीं था? एक में इफेक्टिवनेस की बात थी और दूसरे में एप्लीकेशन की बात थी। तो आपको पहले रीजन को भी जस्टिफाई करना है। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको रीजन भी देखना है कि रीजन, क्या रीजन असर्शन को जस्टिफाई करता है, क्या दोनों का सेम कंटेक्स्ट में बात की हुई है। आपको यहाँ पर कंटेक्स्ट चेक करना है कि किस कंटेक्स्ट में बात की गई है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि काफी बारी जैसे अभी क्वेश्चन आया था लास्ट, अभी रिसेंट वाला में इफेक्टिवनेस की बात की गई थी, एक में एप्लीकेशन की बात की गई थी, ठीक है। तो आपको जस्टिफिकेशन मैच करना है हमेशा, यू हैव टू मैच द जस्टिफिकेशन की असर्शन जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक्स रेशियो एट बर्थ इज एन इंडिकेटर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड एंड हीनियस क्राइम सच एज फीमेल फोर्टिसाइड। रीजन बोल रहा है जनरल इक्विटी शुड लेड टू सेक्स रेशियो बीइंग लेस स्क्यूड, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अगर हम यहाँ पर सेक्स रेशियो देखें बर्थ के टाइम पे, तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे लड़कियों के लिए कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है और आज भी कुछ ऐसे केस है, कुछ एरियाज है जहाँ पे फीमेल फर्टिसाइड होता है। तो क्या ये असर्शन सही है? ये भी ठीक है। रीजन क्या बोला है? जेंडर इक्विटी शुड बी लेड टू द सेक्स रेशियो बीइंग लेस स्क्यूड। लेकिन अगर हम जेंडर इक्विटी की बात करते हैं तो सेक्स रेशियो क्या आता है? लेस स्क्यूड आता है, ठीक है। जब इसका स्क्यूनेस कर्व देखते हैं तो ये लेस स्क्यूड आता है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इसमें देखो रीजन जस्टिफाई कर रहा है ना, यहाँ पर जेंडर इक्विटी की बात की गई है और यहाँ पे भी किसकी बात की गई है? जब हम सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं बर्थ रेट के हिसाब से, तो यहाँ पर भी जेंडर इक्विटी की ही बात की गई है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में आपको गाइस क्या बोला जा रहा है? 16 क्वेश्चन पूछ रहा है अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ लॉ, ठीक है, इनके लॉज कब आए थे। अब ऐसे क्वेश्चन गाइस जब भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं तो आपको क्या करना है? अब आपको सारे एक्ट तो याद नहीं होंगे, बहुत सारे एक्ट हैं। अब कितने का आप लोग ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट याद रखोगे कि कब आया था, है ना, कौन सा लॉ कब इंप्लीमेंट हुआ। तो यहाँ पर व्हाट यू नीड टू डू इज, आप क्या करो, एक पेपर लो, ठीक है, जितने भी आपके पास होम साइंस में 10 यूनिट्स है, ठीक है, और 10 यूनिट्स में आई गेस जितने भी ये एक्ट हैं 25 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। जस्ट नोट डाउन दैट 25 एक्ट इन अ पेपर, ठीक है, एक पेपर पे लिखिए। 25-30 होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन मैनेजमेंट से है और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट से है, इसके अलावा ज्यादा कोई एक्ट नहीं है। PYQ से निकाल लीजिए जितने भी एक्ट्स मैंने कराए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इन सभी का ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट याद रखना है कि ये सब लॉन्च कब हुए थे, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पर ईयर ऑफ लॉन्च याद रखना है, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए एग्जाम में तो आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। एटलीस्ट अगर देखो आपने यहाँ पर अगर 25 एक्ट भी लिख लिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, क्या करना है, सिर्फ आपको ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट याद रखना है। अगर आपने 25 एक्ट को पढ़ लिया और एग्जाम में
आ गया, ठीक है। 25 में से आपको मान लो 10 तो याद होंगे, जैसे 10 कैसे याद होंगे, सभी को मालूम है FSSAI कब आया था, है ना, FPO कब आया था, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर कब आया था, ये जो एग मार्क कब आया था 1937, ये सारे नॉर्मल चीजें हैं जो हमको याद रहता है। ऐसे वाले एक्ट जो हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं क्योंकि हम इनको रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ते हैं। जो यहाँ पे फूड इंडस्ट्री से बच्चा है, फूड प्रोसेसिंग का बच्चा है, न्यूट्रिशन का जो यहाँ पे स्टूडेंट है, उनको सभी को मालूम होगा FSSAI कब आया है, FPO कब आया है ना, MMPO कब आया है, एग मार्क कब आया है। तो ये जो है ना थोड़े बहुत तो आपको याद ही रहेंगे, थोड़े बहुत आपको लर्न करने हैं, ठीक है। और अगर एक दो भी याद हो जाते हैं तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा के आंसर निकाल सकते हो। तो मेरे कहने का ये मतलब है जो भी क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं आपको नोटबुक पे ये सारी चीजें लिख लेनी है, ठीक है, जितने भी एक्ट है। तो अब अगर हम गाइज इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको यहाँ पर रिसेंट टू ओल्डेस्ट लगाने हैं, जो अभी रिसेंट का है और ओल्डेस्ट है तो आपको उनके हिसाब से लगाना है। तो अगर मैं बात करूं इसकी फैक्ट्रीज एक्ट की, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर गाइज बात करती हूँ फैक्ट्रीज एक्ट की, तो फैक्ट्रीज एक्ट कब आया था, ये फैक्ट्रीज एक्ट आया था 1948 में, ठीक है। ये कब आया था, ये आया था 1948 में। अब आपको ऐसे ही सारी चीजें नोटबुक में लिखते रहना है ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाए। प्लांटेशन एक्ट आया था 1951 में, ठीक है, 1951 में, जिसमें प्लांटेशन एक्ट के बारे में बात की गई थी। उसके बाद यहाँ पे बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन आया था 1976 में। और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड एक्ट कब आया था, ये आया था 1986 में, ठीक है। इसके 10 साल बाद कौन सा आया था, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। अब आपको क्या करना है, रिसेंट से ओल्डेस्ट में लगाना है। कानून के लागू होने के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करें, सबसे नवीनतम से सबसे पुराना, ठीक है। आपको नए से पुराने की तरफ लगाना है। ये सारे आपको एक्ट दिए हैं। अब मैंने आपको ईयर भी बता दिया है कि कौन कौन से कब एक्ट जो है यहाँ पर लॉन्च हुए थे, ठीक है। तो अब आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला कौन सा आएगा, चाइल्ड लेबर एक्ट, ऑप्शन नंबर डी निकाला, फिर सी आया, ठीक है। एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर सबसे पहला कौन सा आया, रिसेंट से लगाना है ना, रिसेंट से सबसे पहले चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, ऑप्शन नंबर डी 1986, फिर 1976, फिर प्लांटेशन एक्ट और लास्ट में द फैक्ट्रीज एक्ट। तो यहां पर गाइस कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग गवर्नमेंट एक्सटेंशन एफर्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इंसेप्शन। अगेन वही क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ गाइस कि ये सारी चीजों को अपने नोटबुक में लिख लो। अब आपको जितने भी एक्ट है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, लैब टू लैंड प्रोजेक्ट है, कृषि विज्ञान केंद्र है, ठीक है, इनको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो अब जिस स्टूडेंट को पता होगा कि ये कब आए थे तो लग जाएगा क्रॉनिकल ऑर्डर में, वरना नहीं लगेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट आया था, इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब आया था, 1948 में, ठीक है। ये कब आया था, 1948 में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया 1972 में, ठीक है, नहीं सॉरी, इसका 1952, सॉरी नॉट 72, ये आया था 1952 में। उसके बाद यहाँ पे लैंड टू लैंड प्रोजेक्ट जो है, जो लैंड टू लैंड प्रोजेक्ट है वो आया था यहाँ पर 1979 में, ठीक है। और यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र आया था 1974 में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें लर्न होनी चाहिए ताकि एग्जाम में आपको इनको पढ़ने में डिफिकल्टी ना आए। अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अब कैसे आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे, तो सबसे पहले ए, फिर बी, फिर डी एंड फिर सी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहला आया इटावा पायलट प्रोजेक्ट, देन यहाँ पर आया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर कृषि विज्ञान केंद्र एंड लैंड टू लैंड प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन नंबर गाइस कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लासवेल मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ पर लासवेल मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो लासवेल मॉडल एक कम्युनिकेशन का मॉडल है, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन का एक मॉडल है लासवेल मॉडल, जिसमें किसके बारे में बात की गई थी, ये जो एक लासवेल मॉडल है ये एक लीनियर मॉडल है, ठीक है। ये कौन सा मॉडल है, ये एक लीनियर मॉडल है।
अब इस लीनियर मॉडल में क्या बोला गया था, देखो लीनियर मॉडल जो था स्टूडेंट्स वो किस पे था कि लीनियर मॉडल कौन सा होता है, एक सेंडर फोकस होता है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या होता है यहाँ पर एक लीनियर होता है, ठीक है। मैं आपको जो मैंने लास्ट वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको एरिस्टोटल का मॉडल पढ़ाया था। लासवेल का अगर मैं मॉडल बताती हूँ तो ये क्या है, ये भी एक लीनियर मॉडल है। और जब भी लीनियर मॉडल की हम बात करते हैं तो लीनियर मॉडल हमेशा वन वे मॉडल होता है, ठीक है, जो कि किस पे फोकस होता है, दैट इज अ सेंडर फोकस मॉडल, ठीक है। ये होता है सेंडर फोकस्ड मॉडल, सिर्फ सेंडर पे यहाँ पर फोकस किया जाता है। इस लासवेल मॉडल ने क्या बोला, सबसे पहले जब इफेक्ट आया, ठीक है, यहाँ पर इफेक्ट जब आया, इफेक्ट का मतलब क्या होता है, मैसेज का आउटकम क्या है, ठीक है, कि मैसेज का आउटकम क्या है। क्योंकि जितने भी लीनियर मॉडल हैं इन सब में फीडबैक नहीं है, ठीक है, यहाँ पर फीडबैक को नहीं डिफाइन किया गया था, फीडबैक की इनके बारे में बात नहीं की गई थी, क्योंकि जितने भी वन मॉडल है वो सारे सेंडर फोकस है, वो हमें रिसीवर से मतलब नहीं है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जाम्पल दिया था कि जैसे एक रेडियो है, ठीक है, वहां पर आपके पास न्यूज आ रही है रेडियो से, या आप रेडियो पे कुछ सुन रहे हो, तो जिन्होंने भेजा है न्यूज उनको तो मतलब नहीं है ना कि ऑडियंस क्या है, चाहे वो हेट्रोजीनस है होमोजीनस है, उनको मतलब नहीं है कि रिसीव नंबर ऑफ रिसीवर कितना है। तो लीनियर मॉडल हमेशा वन वे होते हैं जिसमें सेंडर पे फोकस किया जाता है कि हमें मैसेज किस तरीके का फॉर्मुलेट करना है, हमें रिसीवर से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर इफेक्ट हम चेक करते हैं, फीडबैक नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट एंड फीडबैक। फीडबैक इज नॉन टू द सेंडर, सेंडर को मालूम होता है, लेकिन इफेक्ट का मतलब होता है जैसे हम आप स्पीच दे रहे हो, है ना, तो ऑडियंस मल्टीपल ऑडियंस है। अगर मैं एक मास कम्युनिकेशन की बात करूं, मल्टीपल ऑडियंस है, हमें रिसीवर से मतलब नहीं है हमारा, लेकिन आउटकम क्या आ रहा है, क्या हमारा मैसेज सही से पहुंच रहा है, दैट इज द इफेक्ट। तो इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, आउटकम ऑफ द मैसेज। लीनियर इसने लासवेल मॉडल ने क्या बोला था, इन लासवेल मॉडल के आपको स्टेप्स को अरेंज करना है कि किसने किसको क्या बोला था, ठीक है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैसेज जाता है टू हुम, इन विच, हु से, व्हाट एंड विद व्हाट इफेक्ट, तो आपको ये बताना है, ठीक है। उसके बाद तो जब भी हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले हु से किसने बोला है, व्हाट क्या बोला है, ठीक है, इन विच किसमें बोला है, किसको बोला है, और किस इफेक्ट से बोला है। दिस इज द लासवेल मॉडल। इसको गाइस एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर लासवेल मॉडल ने क्या हो गया कि यहां पर किसने क्या बोला है, ठीक है। अब देखो हु से यहां पर कौन होएगा, सेंडर, ठीक है। मैं आपको एक एक चीजें एक एक स्टेप्स क्लियर कर रही हूं। नेक्स्ट क्या है, क्या बोला है, हु से सेंडर, व्हाट मैसेज, क्या मैसेज यहां पर गया है, इन विच, ठीक है, इन विच मतलब कौन सा यहां पर मीडियम है, ठीक है, किस मीडियम से मैसेज गया है। उसके बाद यहां पर टू हुम, किसको बोला है, रिसीवर को। रिसीवर प्रेजेंट है लेकिन हमें रिसीवर से मतलब नहीं है। लीनियर मॉडल में ये मत सोचना कि रिसीवर एब्सेंट है, रिसीवर इज प्रेजेंट देयर, बट हमें पता नहीं है, हमें लेना देना नहीं है रिसीवर से। उसके बाद नेक्स्ट आता है विद व्हाट इफेक्ट, ठीक है। अगर हम विद व्हाट इफेक्ट की बात करें, विद व्हाट इफेक्ट इज आउटकम ऑफ द मैसेज, मैसेज का आउटकम क्या है, फीडबैक नहीं, ठीक है। अब आई होप आपको इफेक्ट और फीडबैक के बारे में क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां पर ऐसे आपको स्टेप्स को अरेंज करना है। तो सेंड हु से किसने क्या बोला है, सेंडर, क्या बोला है, व्हाट मैसेज, इन विच मीडियम, टू हुम रिसीवर, और विद व्हाट इफेक्ट आउटकम ऑफ द मैसेज। तो आई होप आपको एरिस्टोटल मॉडल, लासवेल मॉडल, जितने भी लीनियर मॉडल है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस चलते हैं। ये प्रोग्राम्स है, ठीक है, इन प्रोग्राम्स को आपको मैच करना है। लिस्ट आपको यहां पर दी हुई है, तो इनको हम मैच करते हैं। सबसे पहले तो आपको इनकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है, ये मैंने आपको कराया है फुल फॉर्म। NRHM क्या है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, मैच करना है आपको,
ठीक है। ICDS आपको पता ही है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस या स्कीम। मनरेगा भी आपको पता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एंड DPEP क्या है? DPEP इज डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। अब तो मैच कर लोगे ना आप सारी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मनरेगा इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एंड DPEP इज डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, इनको मैच कीजिए। अब किससे मैच होगा? NRHM हेल्थ से मैच हो जाएगा। ठीक है, ये किससे मैच होगा? हेल्थ से मैच हो जाएगा। फर्स्ट का सेकंड निकाल लो, C और D है, A और B तो A और B हटा दो। उसके बाद ICDS किससे होता है? ICDS होता है न्यूट्रिशन से। ठीक है, ये भी आ गया। उसके बाद ये वाला जो मनरेगा है ये होता है किससे? एम्प्लॉयमेंट से, ये भी ठीक है। बचा हमारा DPEP दैट इज डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये किससे होता है? एजुकेशन से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो ऐसे आपको मैच करना है। तो NRHM, ICDS, मनरेगा एंड DPEP। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, ये तो हो गया मैच द फॉलोइंग की बात। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज किस में हो गए होंगे? C और D में। तो अगर आपको DPEP की फुल फॉर्म याद है तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब हम चलते हैं इनके ईयर ऑफ लॉन्च को। ठीक है, क्योंकि ईयर ऑफ लॉन्च भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ईयर ऑफ लॉन्च याद है तो ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये कब आया था? 2005 में। ICDS का आप सभी को मालूम है, ICDS कब आया था? 1975 में। ठीक है, उसके बाद यहां पर बचता है हमारा मनरेगा एक्ट। ठीक है, ये कब आया था? 2005 में। ये भी आपको नोट करना है स्टूडेंट, जो मैं आपको ये ट्रिक्स बताती हूँ ना, या छोटे छोटे जो पॉइंट्स बताती हूँ उनको आपको नोट करना है। एंड उसके बाद DPEP दैट इज डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये आया था 1994 में। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें लर्न करनी है। और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQ है, पूछा जा चुका है। तो इतना आपको ये सारी चीजें नोट करनी है अपनी नोटबुक में कि आपको ईयर ऑफ लॉन्च याद हो कि कौन सा एक्ट किससे रिलेटेड था। तो स्टूडेंट्स ये अपनी नोटबुक में सब लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में फिर से यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच डाई इज बैन टू बी यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एजो डाई ऐसी डाई है जिनको बैन किया गया है। ये क्वेश्चन मेरी मैराथन में भी मिल जाएगा, मैंने मैराथन में डाइस के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप वो मैराथन सेशन को देख सकते हो। एजो डाई क्या है? एजो डाई को इसलिए बैन किया गया है क्योंकि एजो डाई को जब हम यूज कर रहे थे तो वो कार्सिनोजेनिक मिली थी। ठीक है, ये कार्सिनोजेन प्रोड्यूस करती है, इसलिए ये हेल्थ के लिए कार्सिनोजेनिक मानी गई थी, इसलिए एजो डाई को बैन किया गया है। जब भी हम एसिड और बेसिक डाई की बात करते हैं, ये ऐसी डाई है जो कि वाटर सॉल्यूबल है। ठीक है, एसिड और बेस ऐसी डाई है जो कि वाटर सॉल्यूबल डाई है, तो इनको हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं कपड़े पे। वाटर सॉल्यूबल डाई कौन सी होती है? जिनको हम डायरेक्टली कपड़े पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वाट डाई। वाट डाई जो है वो वाटर इनसॉल्यूबल डाई है। ठीक है, वाट डाई इज वाटर इनसॉल्यूबल डाई, इसलिए इसको पहले सॉल्यूबल बनाना पड़ता है। ठीक है, इसको सॉल्यूबल बनाना पड़ता है ताकि कपड़े की जो डाई अपटेक है, डाई एफिनिटी है, वो इंक्रीज हो जाए। तो ये कुछ डाइस के बारे में है। डाइस के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा कि डाइस को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एजो डाई ऐसी है जो बैन कर दी गई है। एक और डाई है जो एक डिसएडवांटेज आता है, आपको डिसएडवांटेज पढ़ना है, दैट इज द सल्फर डाई। सल्फर डाई का गाइस क्या डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज एक, ये सभी का देखो, एजो डाई को तो बिल्कुल बैन कर दिया गया है, सल्फर डाई का क्या डिसएडवांटेज है? ये भी वाटर इनसॉल्यूबल डाई है, इसको भी हम सॉल्यूबल के लिए हम इसको बनाते हैं। ठीक है, पहले वाटर इनसॉल्यूबल है तो इसको सॉल्यूबल बनाया जाता है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है? जो सल्फर डाई है इसकी स्टोरेज, अगर आपने इसको ह्यूमस कंडीशन में हाई ह्यूमिडिटी में स्टोर कर दिया, ठीक है, अगर आप इस सल्फर डाई को हाई ह्यूमिडिटी में स्टोर करते हैं तो उससे क्या होगा? सल्फर जो है यहाँ पर, ठीक है, सल्फर जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और यहाँ पे बना देता है
H2SO4, ठीक है, जो कि एक सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है ये क्या करता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड है और यहाँ पर बर्निंग भी हो सकती है, स्किन बर्निंग हो सकती है। इसलिए सल्फर डाई जब भी आप यूज कर रहे हो तो आप इसको अच्छे तरीके से स्टोर करो। अदरवाइज ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमस में रखा, नमी में अगर आपने इसको स्टोर किया तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बनने के चांस और स्किन बर्न होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए सल्फर डाई को भी इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कम यूज किया जाता है और बाकी एसिड और बेसिक डाई को यूज किया जाता है क्योंकि डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं हम इनको डायरेक्टली अप्लाई इसलिए कर सकते हैं क्योंकि पहले ही वाटर सॉल्युबल होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एजो डाई क्या है, एज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट डाई, ये भी एक डायरेक्ट डाई है। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कपड़े पे अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, कार्सिनोजेंस है। इसलिए इस कार्सिनोजन जो है, ये कार्सिनोजन कैंसर कोज कर सकते हैं, स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। तो एजो डाई ऐसी डाई है जिसको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज, यहाँ पर ग्रे क्लोथ हम किसको बोलते हैं। ठीक है, ग्रे क्लोथ किसको बोला जाता है, ग्रे क्लोथ हम बोलते हैं अनफिनिश्ड फैब्रिक को। ठीक है, जो कपड़ा रो है, बेसिकली रो कपड़ा है। अगर मैं रो कपड़े की बात करूं तो कैसा होगा, देखो कैसे बनता है, पहले फाइबर, ठीक है, फाइबर से क्या बनता है, यार्न, और यार्न से क्या बनता है, यहाँ पर फैब्रिक बनता है। ठीक है, जो यहाँ पर फाइबर से यार्न बन रहा है स्पिनिंग के थ्रू, स्पिनिंग मेथड इसमें यूज होता है, और यार्न से जो फैब्रिक बनता है इसमें वीविंग और नीटिंग मेथड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, कपड़े को बुनते हैं, राइट। लेकिन यहां पर ग्रे क्लॉथ किसको बोलते हैं, अब फाइबर से यार्न बनाया, यार्न से हमने फैब्रिक बनाया, यहां पर फैब्रिक बनके तैयार हो गया है। ठीक है, फैब्रिक क्या है, यहां पर बनकर रेडी हो चुका है, लेकिन वो फैब्रिक कैसा है, रॉ फैब्रिक है, अनफिनिश्ड फैब्रिक है। इसी अनफिनिश्ड फैब्रिक को हम ग्रे क्लॉथ के नाम से जानते हैं, जो कि अनफिनिश्ड फैब्रिक है। अभी इस पे कोई भी मैकेनिकल ट्रीटमेंट नहीं लगा है। ठीक है, इस पे मैकेनिकल ट्रीटमेंट्स अभी नहीं हुए हैं। जैसे मैकेनिकल ट्रीटमेंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, जैसे यहाँ पर फिनिशेस नहीं लगाए हैं, ठीक है, डाइंग नहीं हुई है, प्रिंटिंग नहीं है, डाइंग नहीं है, ठीक है, या फिर इसमें कोई एंटी स्टैटिक फिनिश नहीं है, वाटर रिपेलेंट नहीं है, फ्लेम रिटार्डेंट नहीं है, मॉथ रिपेलेंट नहीं है, अभी ये सारे फिनिश नहीं लगे हैं। तो जो रो कपड़ा बन के आता है बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग और निटिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, अनफिनिश्ड फैब्रिक और ग्रे फैब्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रोसेस इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ कॉटन एज मच एज 20%। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें जो कॉटन का कपड़ा है उसकी स्ट्रेंथ 20% बढ़ जाती है। तो कौन सा होगा ऐसा, देखो सिंजिंग का मतलब क्या होता है, फाइबर्स को बर्न करना, है ना। जब जैसे आपने वूल एक्सट्रैक्शन करी तो आप वूल शिप से निकाल रहे हो, बर्न कर रहे हो हेयर्स को, ठीक है, या वूल बर्न हो रहा है, तो सिंजिंग होता है बर्निंग करना, हेयर्स के जो एक्स्ट्रा फर्स है उनको रिमूव करना। कैलेंडरिंग प्रोसेस होती है सरफेस एनरिचमेंट के लिए। ठीक है, सरफेस को जब हम एनहांस करते हैं तो तब हम कैलेंडरिंग प्रोसेस करते हैं, मेनली फॉर द सरफेस एनरिचमेंट, कि जो कपड़ा है उसकी सरफेस स्मूथ हो जाए। ठीक है, स्मूथ सरफेस हो जाए और जो है एनरिचमेंट हो जाए, मतलब उसका जो लेयर है कपड़े का वो अच्छा हो जाए। ब्लीचिंग हम क्या करते हैं, जब हमें कलर ब्लीच करना है, कलर के लिए होता है। जैसे आपको आपके पास ग्रीन कपड़ा है तो आपको ग्रीन कलर हटाना है, ब्लीचिंग एजेंट डाल दो। ठीक है, यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो वो डाल दो, ब्लीच कर दो और सारा कलर उसमें निकल आएगा, तो ब्लीचिंग एजेंट वो होती है। मर्सराइजेशन या मर्सराइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कॉटन की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस किसके लिए होती है, कपड़े की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए हम मर्सराइजेशन प्रोसेस करते हैं। और इस मर्सराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ही हम कॉटन को डिप करते हैं NaOH के सॉल्यूशन में, ठीक है, कास्टिक सोडा में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो जो कॉटन का कपड़ा है, कॉटन के जो फैब्रिक है, फाइबर्स जो है वो क्या कर जाते हैं, वो स्वेल अप कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फाइबर होगा वो स्वेल कर जाएगा और यहाँ पर वो कैसे शेप के हो जाएंगे, राउंड शेप के हो जाते हैं। ठीक है, किडनी बीन स्ट्रक्चर जैसा शेप होता है। ठीक है, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो कैसा हो जाता है, राउंड शेप में, स्ट्रक्चर स्वेल कर जाता है। इसी को हम बोलते हैं मर्सराइजेशन प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉटन, मेनली कॉटन में ही की जाती है। ठीक है, कॉटन के कपड़े को
कॉटन के कपड़े की स्ट्रेंथ को हम क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। और कैसे इंप्रूव करते हैं, हम इसमें क्या करेंगे, मर्सराइजेशन प्रोसेस। ये मर्सराइजेशन प्रोसेस में क्या है, कैसे हम कपड़े को अच्छी तरीके से और बना रहे हैं, ठीक है। इसमें हम कास्टिक सोडा यूज करते हैं, दैट इज NaOH यूज करते हैं। और ये NaOH यूज करने से क्या होता है, उसका अपीयरेंस, उसकी फिजिकल और जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सारी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए, लस्टर इंप्रूव करने के लिए, और मेन चीज हम क्यों करते हैं, डाई की एफिनिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। एफिनिटी डाई की इंक्रीज हो जाए इसलिए हम क्या करते हैं, मर्सराइजेशन, जिसमें हम NaOH का सॉल्यूशन का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, स्ट्रेंथ जो है वो इंप्रूव हो जाती है। स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा, जैसे आप NaOH डालोगे तो यहाँ पर जितने भी सेल्यूलोज मॉलिक्यूल है वो अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बारे मर्सराइजेशन पढ़ लो। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग क्लोथिंग और थ्रेड विद अ केमिकल टू मेक इट स्ट्रॉन्गर एंड मोर शाइनी, ठीक है। तो यहाँ पे लस्टरनेस के लिए, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, डाई की एफिनिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, मर्सराइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसऑर्डर दैट ऑफन इन्वॉल्व व्हाट इज कॉमनली रेफर टू एज स्टैटरिंग। एक डिसऑर्डर है स्टैटरिंग, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। स्टैटरिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये कौन सा डिसऑर्डर है, क्या ये लैंग्वेज डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसऑर्डर है, फ्लुएंसी डिसऑर्डर है, या फिर आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है। स्टैटरिंग को हम स्टैमरिंग बोलते हैं, जिसको हम हकलाना बोलते हैं, है ना। तो ये एक फ्लुएंसी डिसऑर्डर है, जब आप बोलते बोलते हकलाना स्टार्ट कर देते हो, स्टैमरिंग करना स्टार्ट कर देते हो, तो वो ही एक स्टैटरिंग है। तो स्टैटरिंग और स्टैमरिंग में कंफ्यूज मत होना। स्टैटरिंग को हम क्या बोलते हैं, स्टैमरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये फ्लुएंसी डिसऑर्डर है, एक स्पीच डिसऑर्डर है, जब आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में बोले जा रहे हो, फिर यहाँ पर आप हकला करके बात कर रहे हो, तो वो क्या है, एक स्टैटरिंग है या स्टैमरिंग है, ठीक है। जैसे जो मतलब स्टैमर करता है, वो जो बोलना चाहता है उनको वो बोलना नहीं पाता है, डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरप्लस एनर्जी थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने दी थी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं गाइज, ये तो आपका जून का क्वेश्चन है, जून 2023 का क्वेश्चन है। सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने दी थी, मिटशेल एंड मेसन ने 1948 ने। ये सरप्लस एनर्जी क्या बोलती है, ठीक है। ये शीलर एंड स्पेंसर, नॉट मेसन, शीलर एंड स्पेंसर, ठीक है। हाँ, स्पेंसर की थी, 1875 में आई थी। ये क्या बोलते हैं सरप्लस थ्योरी, ये बोलती है कि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग में बहुत सारी एनर्जी बिल्डअप है, ठीक है। बहुत एनर्जी क्या है यहाँ पर बिल्डअप है, और ये जो एनर्जी है, ठीक है, कौन सी, सरप्लस एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी बिल्डअप है ह्यूमन बॉडी में। और जब भी हम कोई प्ले करते हैं, एक्टिव प्ले, जैसे हम कुछ खेल रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, है ना, वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो हम ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी एनर्जी, सरप्लस मतलब स्टोर्ड एनर्जी है। और ये स्टोर्ड एनर्जी कैसे यूटिलाइज होती है, कैसे रिलीज होती है, जब भी हम एक्टिव प्ले करते हैं, कोई एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी भी हमारे में स्टोर्ड एनर्जी है, जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो एनर्जी जाती है ना, तो वही एक सरप्लस मतलब स्टोर्ड एनर्जी, और जो हम काम कर रहे हैं उसमें कितनी वो सरप्लस एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट किसने दिया था, इसका कंसेप्ट इसने दिया था स्पेंसर ने, ठीक है। आपको शिलर एंड स्पेंसर नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, मोर्सियर टर्म फॉर एडोलेसेंट हु हैव मेड कमिटमेंट बट हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड अ क्राइसिस। मैंने आपको मर्सिया की थ्योरी कराई थी, जिसमें हमने 4 चीजें पढ़ी थी, आइडेंटिटी, अचीवमेंट, डिफ्यूजन, फोरक्लोजर एंड मॉरेटोरियम। इसी PYQ का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें ह्यूमन बींग्स, या एडोलेसेंट की थ्योरी है, सॉरी, तो यहाँ पर ऐसे बच्चे जो कमिटमेंट कर देते हैं लेकिन वो एक्सप्लोर नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कमिटमेंट कर दिया हम तो MBBS डॉक्टर बनेंगे, लेकिन MBBS डॉक्टर का M भी नहीं पता है ना, एक्सप्लोर ही नहीं करे, बस हवा में फेंक दिया है कि हमें MBBS डॉक्टर बनना है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, क्या वो आइडेंटिटी अचीवमेंट है, डिफ्यूजन है, फोरक्लोजर है, या मॉरेटोरियम है। ऐसे स्टेटमेंट को हम बोलेंगे फोरक्लोजर, जिसमें हमने क्लोज कर दिया है, कमिटमेंट कर दी है, लेकिन हम उस कमिटमेंट को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटीज नहीं देख रहे हैं। जैसे हम 12th क्लास के बाद देखते हैं हमें कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो हमने कमिटमेंट तो कर दिया है कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे, लेकिन उस दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पर जाके हम विजिट नहीं कर रहे, एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें नहीं देख रहे हैं। तो ये होता है फोरक्लोजर, जिसको हम आइडेंटिटी फोरक्लोजर के नाम से जानते हैं।
तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोरक्लोजर क्या है, कमिटमेंट कर दी है, एक्सप्लोरेशन कम है, एक्सप्लोर नहीं करा है। मोरेटोरियम में कमिटमेंट नहीं करी है लेकिन हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अचीवमेंट में कमिटमेंट भी की है, एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। डिफ्यूजन में कमिटमेंट कम है लेकिन एक्सप्लोर भी यहां पर हम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोरक्लोजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मील प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर, मील प्लानिंग क्यों जरूरी है, वैरायटी के लिए, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग फॉर फूड बजट एंड न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी। किस लिए यहाँ पर मील प्लानिंग जरूरी है। जब भी आप गाइज मील प्लानिंग करते हैं तो मील प्लानिंग क्यों जरूरी होती है, क्यों हम मील प्लानिंग का यूज करते हैं, वैरायटी के लिए, ठीक है, ताकि हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर ले, फूड बजट के अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं, न्यूट्रिशन की कमी होती है तो हम पूरी डाइट प्रॉपर बनाते हैं, एक डाइट चार्ट बनाते हैं, पूरी मील प्लान करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो डी होगी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जस्टिफिकेशन पढ़े, मील प्लानिंग किस लिए है कि हम प्लान पहले से ही एडवांस में मील की प्लानिंग कर ले। अगर मेन्यू प्लानिंग हम देखते हैं तो उसमें हमें किस में हेल्प मिलती है, किचन का हम कुछ बना रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या है, ठीक है, उनसे हमें क्या प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है गाइज आपके लिए, द क्वोशिएंट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द फ्लोर एरिया कवर्ड, टोटल एरिया कवर्ड एरिया ऑन ओवर द फ्लोर बाय टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट मल्टीप्लाई बाय 100 इज कॉल्ड। ठीक है, ये आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि यहाँ पर टोटल एरिया फ्लोर का कितना है। ठीक है, टोटल एरिया कवर्ड बाय फ्लोर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट, टोटल एरिया ऑफ प्लॉट, और इसको मल्टीप्लाई किया है इनटू 100। ये किसका फॉर्मूला बनता है गाइस, कि यहां पर फ्लोर ने, एक फ्लोर ने कितना टोटल एरिया कवर किया हुआ है उसको हम डिवाइड करते हैं प्लॉट के एरिया से। ठीक है, फ्लोर का मतलब टोटल एरिया, उसी फ्लोर को जो हम डिवाइड कर रहे हैं प्लॉट के एरिया से तो उसको हम बोलते हैं फ्लोर एरिया रेशियो। ठीक है, अब फ्लोर एरिया रेशियो है गृह, आपको पता है ग्रीन बिल्डिंग के लिए कोड यूज करते हैं, ग्रीन बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड्स हैं, एंड IAQ क्या है, इंडोर एयर क्वालिटी। इसलिए आपको इनकी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए जब भी आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो फ्लोर एरिया रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ बिल्डिंग टोटल फ्लोर एरिया एंड द साइज ऑफ अ पीस ऑफ लैंड अपॉन विच इज बिल्ट। फ्लोर का कितना एरिया है उसको आप डिवाइड कर दीजिए टोटल एरिया से, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो FAR बनता है। ठीक है, जब भी हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें हम FAR का यूज करते हैं। नेक्स्ट है गृह, गृह आपको सभी को मालूम है। ठीक है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, जब भी हम ग्रीन बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इस गृह के स्टैंडर्ड्स को यूज करते हैं। ऑल्सो NBCB 7 नेशनल बिल्डिंग कोड, ठीक है, जिसमें गाइडलाइंस दी हुई है कि किस तरीके से हमें बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है। एंड IAQ इज इंडोर एयर क्वालिटी, इंडोर एयर क्वालिटी बताता है जब भी आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम पे यहाँ पर आपको कैसी बिल्डिंग बनानी है, अच्छे प्रॉपर लाइट आए, वेंटिलेशन हो। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर पुअर एयर क्वालिटी होगी तो इससे एक सिंड्रोम होता है जिसको हम बोलते हैं सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। आई गेस इसके बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा कि सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या होता है, जब हमें सांस नहीं आता है। ठीक है, आप किसी बिल्डिंग में हो, सांस नहीं आ रहा है, वहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो चुकी है, मतलब ब्रेथलेसनेस हो रहा है, घुटन महसूस हो रही है, दैट इज इंडोर एयर सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। ठीक है, वो किस वजह से होता है, जब पुअर वेंटिलेशन, अच्छे से लाइट नहीं आ रही है, एयर नहीं आ रही है, हवा पास नहीं हो रही है, आपने प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाया है, वेंटिलेशन सिस्टम, एब्जॉर्प्शन सिस्टम नहीं बनाया है, तो इसलिए सिक बिल्डिंग सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जितने भी ये सारे बिल्डिंग कोड्स हैं ये इसलिए दिए हुए हैं कि जब भी हम कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये हाउसिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कि जब भी हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम अंडर नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स जो हमें दिए हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो FAR है, गृह है, NBC है और यहाँ पर IAQ है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, इनका फुल फॉर्म भी याद रख लेना। ठीक है, गृह है, NBC है एंड IAQ है। तो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम होता है जब यहाँ पर हमें घुटन महसूस होती है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पुअर वेंटिलेशन सिस्टम होता है। ठीक है, अच्छे से प्रॉपर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें गाइस जितने भी मैंने आपको PYQs अभी कराए हैं रिवाइज कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतने ही PYQ रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे कुछ नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ।
मैंने जितना भी आपको बताया है कि आपको करना क्या है, एग्जाम की स्ट्रैटेजी बताई है, ईयर्स जितने भी मैंने आपको कराए, ईयर ऑफ लॉन्च नोटबुक में लिख लीजिए, किस एक्ट में क्या आया है, कब आया है, वो सारा एक पेपर पर लिख लो, मैक्सिमम 25 to 30, इससे ज्यादा एक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उनको लर्न कर लो, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत हैं, जो हो गए ठीक है, नहीं तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और इसी तरीके से मेहनत करिए। फर्स्ट एक चीज सिर्फ आपको याद रखनी है कि आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, कंसिस्टेंट रहना है जून तक, ठीक है। ऐसा नहीं है आज पढ़ाई करी कल छोड़ दी, फिर 2 महीने बाद उठा रहे हो किताब या 1 हफ्ते बाद बुक को उठाकर देख रहे हो, नहीं, ठीक है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। जब जून है, अभी जून में थोड़ा सा टाइम है, तो आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, ठीक है। तो पीवाईक्यू के साथ मेरी क्लासेस में जुड़े रहिए और जितने भी पीवाईक्यूज होंगे मेरी साइड से मैं आपके लिए कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम पीवाईक्यूज हम यहाँ पर सॉल्व करें। तो मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।